हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इसकी पहली यूनिट है जिसमें आज हम लोग समझेंगे रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। एक सिंपल टॉपिक है, समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। यहां पर आप देख सकते हैं जिस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं वो सामने आपको दिख रहा होगा। इसी डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है और इसी को एक्सप्लेन करके आना है। बस यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, उस पर आपको ध्यान देना है, तो आप लोग भी एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। यहां पर जो लिखा हुआ है रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम का माध्यम तो आप जानते ही हैं। कूलिंग सिस्टम का मतलब है किसी को ठंडा करना, चाहे वो रूम हो सकता है, कोई केबिन हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। और ठंडा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, वहां से हीट को एक्सचेंज करना पड़ता है, हीट को निकालना पड़ता है और निकालकर बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकना पड़ता है जब वो वस्तु कोई जगह ठंडी होती है। और यहां पर जो माध्यम यूज करेंगे जिससे हम लोग किसी का टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, वहां से हीट को निकालकर बाहर फेंकेंगे, तो जो हीट निकाल के लाएगा और जो बाहर निकालेगा उसके लिए हम लोग हवा का यूज करेंगे, एयर का यूज करेंगे। एम्बिएंट एयर का मतलब एटमॉस्फेयर की एयर, जो हवा की एयर है, जो हमारी नॉर्मली बाहरी एयर है, उसी का उपयोग करेंगे। तो इस साइकिल का जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर हाई स्पीड जो प्लेन्स हमारे चलते हैं, तो हम जानते हैं जब ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते हैं या फिर जो हमारी हाई स्पीड प्लेन्स चलते हैं तो वहां पर हवा की प्रचुर मात्रा होती है, मतलब अधिकतम मात्रा हवा की रहती है वहां पर, और हाई स्पीड एयर रहती है। तो उस हाई स्पीड एयर का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब जो पिछला सिस्टम था उसकी तुलना में थोड़ी सी हमने क्या किया, जो एम्बिएंट एटमॉस्फेयर एयर है उसके रास्ते को बदले थोड़ी सी रिड्यूस किया है। तो उसको रिड्यूस करके हमने कैसे ठंडा कर रहे हैं ये हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एम्बिएंट एयर है। एम्बिएंट एयर का मतलब है जो वातावरण की जो एटमॉस्फेयर की हवा है, एटमॉस्फेयर की हवा बोले तो जहां पर एयरक्राफ्ट चल रहा होगा, जहां पर हाई स्पीड प्लेन्स चल रहे होंगे, उसके आसपास की हवा। उसके लिए हमने जो सिस्टम बनाया है वह उसको अंदर लेंगे, मतलब यहां से हवा अंदर आएगी। उसमें एक जो हमारा रैम एयर लिखा हुआ है, रैम एयर का मतलब रैमिंग एयर होता है। यहाँ पर इसको दबाएगा, मतलब एयर को थोड़ा जो बाहरी एयर है उसको दबा के आगे भेजने का काम करेगा। इसको एयर हवा को दबा के आगे भेजने का काम करेगा। रैम एयर का मतलब ये है, रैमिंग करेगा। फिर आगे हम देख सकते हैं कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है। कंप्रेसर का क्या काम होगा, यहाँ पर कंप्रेसर का काम होता है एयर को कंप्रेस करना, एयर को कंप्रेस करना, उसके प्रेशर को बढ़ाना, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना। तो प्रेशर बढ़ता है लेकिन साथ में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, याद रखें, क्योंकि यहाँ पर किस चीज को दबा रहे हैं। जब दबाएंगे तो हम जानते हैं कि उसमें हीट जनरेट होगी और इस तरह थोड़ी बहुत हीट जब जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ जो बाहर से हमारी हवा सबसे पहले यहाँ पर आई, एरो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसको रैमिंग की गई, थोड़ा आगे भेजी गई, तो बाहर आके सबसे पहले कहाँ आई है, कंप्रेसर के अंदर क्या आ रही, हवा आ रही। कंप्रेसर, यहाँ पर कंप्रेसर क्या हो, कंप्रेसर के अंदर जो हवा जाएगी और कंप्रेस होगी, क्योंकि ये मेन कंप्रेसर है जो कंप्रेस करेगा तो इसका टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो रेड मैंने एरो बनाया, यहाँ से दो जगह हवा बढ़ जाती है। एक तो इधर को चली जाती है और एक हमारी ऐसी आके इधर चली जाती है। तो इधर वाली जो हवा का यूज है वह कंप्रेसर को चलाने के लिए ही यूज होता है। कैसे यूज होता है समझें। यहाँ पर जो कंबसन चैम्बर बना हुआ है, ये कंबसन चैम्बर जो बना हुआ है, इस कंबसन चैम्बर में जो भी फ्यूल यूज हो रहा है उसके अंदर जो कंप्रेस एयर है वो इसके अंदर मिक्स होगी। एयर फ्यूल का मिक्सर बनेगा। यहाँ पर फ्यूल जल रहा है तो जो गैस जनरेट होगी, इधर से प्रेशर से हवा आ रही तो वो गैस के साथ ऊपर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, गैस टरबाइन में जाएगी। तो टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी, यहाँ पर टरबाइन चलेगा तो उसके साथ जो शाफ्ट यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो शाफ्ट जुड़ी हुई है, इस शाफ्ट घूमेगी। इस शाफ्ट जब घूमेगी, शाफ्ट के घूमने से कंप्रेसर चलता है, मतलब यहाँ पर कंप्रेसर को चलाने के लिए इधर का मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, कंबसन चैम्बर और गैस टरबाइन। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए एक कंबसन चैम्बर और गैस टरबाइन बना हुआ है। टरबाइन को घुमाने के लिए यहाँ पर जो हाई स्पीड, जो कह सकते हैं हाई प्रेशर एयर जाती है, वो यहाँ से कंबसन चैम्बर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो फ्यूल होता है उसके साथ मिक्स होती है और यहाँ पर गैस जनरेट होती है जलने से,
कंबसन मतलब जलना। तो यहाँ पर जो फ्यूल के साथ जो एयर है वह मिक्स होकर जलती है और वह यहाँ पर जो प्रेशर होता है वह लेके क्या जाती है, इसीलिए टरबाइन से टकराती है, टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन का ब्लेड के साथ जो रोटर पूरा लगा रहता है वो घूमता है, उससे जुड़ी रहती शाफ्ट, शाफ्ट घूमती है और शाफ्ट किससे कनेक्ट है, मेन कंप्रेसर से। तो इस तरह कंप्रेसर यहाँ पर चल रहा है। अब जो हवा का यूज करेंगे हम लोग ठंडा करने के लिए, वो हवा कहाँ से आ रही है, इधर को आ रही है। एयर देखो बने हुए कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, इधर आप देख सकते हैं इधर को आ रही है, इधर को आ रही है और कहाँ जा रही है, इधर को, याद रखें इधर को जा रही है, इधर को जा रही है। ये जो पाइप बने हुए इसमें से जा रही है, पाइप के अंदर से जा रही है, याद रखें पाइप के अंदर से जा रही है, ऐसी जा रही है, पाइप के अंदर से जा रही है। लेकिन इस दौरान जो रैमिंग एयर थी वो यहां से कुछ एंट्री हुई, मतलब पूरी कंप्रेसर के अंदर नहीं गई, पूरी कंप्रेसर के अंदर नहीं गई, कुछ हवा ऐसी आई और इधर के अंदर पाइप में चली गई, कुछ हवा ऐसी आई और पाइप के अंदर चली गई। कहां चली गई, इस पाइप के अंदर चली गई। और ये हवा जो पाइप के अंदर गई ये ठंडी थी, क्योंकि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से बाहरी हवा यहां पर आ रही थी, बाहरी हवा वातावरण से हवा आ रही थी, वो डायरेक्ट कुछ तो इधर चली गई लेकिन कुछ इधर आई। जो इधर आई, जो हवा बाहर इस पाइप से आ रही है वो ठंडी हवा है, बाहरी हवा ठंडी हवा है, इसकी तुलना में उसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया था। तो जो हवा यहाँ से गुजरेगी, ये जो पाइप से टकरा के गुजरेगी, इस पाइप से टकरा के गुजरेगी, तो वो क्या करेगी, जब पाइप से टकरा के गुजरेगी तो इस हवा का, जो हवा इस पाइप के अंदर से जा रही थी, जो हवा ये आ रही थी, उसके टेम्परेचर को कम कर देगी। उसके टेम्परेचर कम क्यों कर देगी, क्योंकि ठंडी हवा है तो गर्म हवा की जो हीट है वो अपनी ओर खींच लेगी, गर्म हवा की हीट अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि हम जानते हैं गर्म हवा से ठंडी हवा की ओर टेम्परेचर क्या होता है, ड्रॉप होता है, कह सकते हैं। हीट जो हमारी फ्लो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर होती है। तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर बोलो तो एयर जो यहाँ से इस पाइप के अंदर से जो हवा गुजर रही थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो जो जिस हवा का टेम्परेचर ज़्यादा था वहाँ से हीट किधर की ओर फ्लो होगी, जिस हवा का टेम्परेचर कम था उसकी ओर। तो जो हवा यहाँ से आ रही वह क्या करेगी, हीट को खींच लेगी, किसकी, जो हवा यहाँ से जा रही थी उसकी हीट को खींच लेगी, ये जो हवा जा रही थी इसकी हीट को खींच लेगी। तो इसका थोड़ा जो अब यहाँ से जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इधर आएगी, क्योंकि ये तो आगे बढ़ रही है, इसको बढ़ रही है, आगे बताएंगे मैं। लेकिन जो हवा यहाँ से आई जो गर्म हो गई थी थोड़ी, क्योंकि इसकी हीट को ली है, वो कहाँ चलेगी, फर्स्ट कूलिंग टरबाइन के अंदर। क्या लिखा, फर्स्ट कूलिंग टरबाइन। फर्स्ट कूलिंग टरबाइन के अंदर गई तो इसके अंदर ब्लेड लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं। ब्लेड से, क्योंकि टरबाइन है, टरबाइन का मतलब ब्लेड लगे हुए हैं, टरबाइन के ऊपर से गुजरेगी, टरबाइन के ऊपर से गुजरेगी तो टरबाइन के ब्लेड पे टकराएगी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंड होगी भाई, टरबाइन के ब्लेड पे गिरेगी, आगे को बढ़ेगी, थोड़ा फिसल के आगे पीछे जाएगी, दूसरे ब्लेड पे गिरेगी, तो ऐसे क्या होगा, वह एक्सपेंड हो रही है। जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड होती है तो प्रेशर ड्रॉप होता है, सही बात है, लेकिन टेम्परेचर भी कम होता है। तो जो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होकर आ रही थी, थोड़ा बहुत एयर का टेम्परेचर बढ़ाता है, वो फिर से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इस फर्स्ट कूलिंग टरबाइन के अंदर एयर का टेम्परेचर और कम हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि इसके अंदर एयर क्या हुई, एक्सपेंड हुई है। तो यहाँ पर जो कूलिंग टरबाइन भी घूमा और टरबाइन घूमने से जो एयर है वो एक्सपेंड हुई, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने के बाद यहाँ से बाहर निकली, फिर बाहर निकलने के बाद ऐसे सीधी जा रही, कहाँ से जा रही, इस पाइप से जा रही, इस पाइप से कहाँ, इधर को जा रही। अब जो इसके ऊपर से गुजरेगी, पाइपों के ऊपर से गुजरेगी, इस पाइपों के ऊपर से गुजरेगी तो क्या होगा, क्योंकि जो गर्म हवा, इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो गया, ये इससे गुजर रही है, अंदर से जा रही है, ये अंदर से ऐसी जा रही है, कहाँ, ऐसी जा रही है हवा, ऐसी जा रही, कौन सी, ये वाली, जिसका टेम्परेचर यहाँ पर तो कम कर ही दिया, यहाँ पर टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन फिर से यही हवा फिर से यहाँ पर और ठंडी होके, मतलब और टेम्परेचर ड्रॉप होकर फिर यहाँ से जा रही, तो इससे तो और कम हो गया था, तो ये फिर यहाँ से गुजरेगी, इन पाइपों के बीच से फिर से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, यहाँ गुजरेगी, इस पाइप के अंदर जाएगी। तो ये क्या करेगी, फिर से जो हवा इस पाइप के अंदर से जा रही है, उसका टेम्परेचर फिर से खींच लेगी, फिर से कम कर देगी, क्योंकि ये ठंडी हो गई है, ये ठंडी हो गई। फर्स्ट कूलिंग टरबाइन के अंदर से जाके इसका टेम्परेचर थोड़ा इससे अधिक है, तो इसके टेम्परेचर को फिर से खींच लेगी, मतलब बोले हीट को खींचेगी, टेम्परेचर कम कर देगी। तो इस हवा के टेम्परेचर को फिर से कम कर देगी, तो ये हवा टेम्परेचर कम और होगा और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ये हवा कहाँ से जा रही है, यहाँ से जाएगी, ऐसी जाएगी गर्म होकर, ऐसी जाके यहाँ पर जो कूलिंग फैन लगा हुआ है यहाँ से क्या करेगी, इससे टकराएगी और बाहर निकल जाएगी, इससे टकराएगी तो बाहर निकलेगी। लेकिन ये जो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी साफ लगी, ये रिडक्शन गियर लगा हुआ है, ये जो कूलिंग फैन जो यहाँ से हवा गिरेगी उससे कूलिंग फैन चल रहा है, कूलिंग फैन चलेगा तो ये जो पूरी साफ्ट लगी है इससे हमारा जो टरबाइन घूम रहा है, इससे क्या घूम रहा है, टरबाइन घूम रहा है। याद रखिए कूलिंग फैन चलेगा, ये घूमेगा, इससे पूरी ये साफ्ट है, ये क्या है, साफ्ट है, ये पूरी साफ्ट लगी हुई यहाँ तक। इस साफ्ट के घूमने से, सॉरी ये जो साफ्ट है, ये साफ्ट आपको दिख रही है, ये जो टरबाइन के ब्लेड के घूमने से, सॉरी ये टरबाइन के घूमने से, टरबाइन के घूमने से,
टरबाइन के घूमने से, क्योंकि टरबाइन कैसे घूम रहा है, एयर गिर रही है इसके ब्लेड पर। टरबाइन का मतलब ब्लेड पे एयर गिरेगी तो उससे क्या होगा, टरबाइन का जो रोटर लगा वो घूमेगा, उसके साथ ये शाफ्ट जुड़ी हुई वो घूमेगी। शाफ्ट के जुड़ने से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या रिडक्शन गियर लगा हुआ है जो स्पीड को कम करेगा, लेकिन कूलिंग फैन हमारा चलेगा। क्या चलेगा, कूलिंग फैन चलेगा। क्या चलेगा, कूलिंग फैन चलेगा। और जो हवा यहाँ से ठंडी जाएगी वो फिर से कहाँ से गुजरेगी, सेकंड कूलिंग टरबाइन से गुजरेगी। सेकंड कूलिंग टरबाइन से गुजरेगी। सेकंड कूलिंग टरबाइन का भी यहाँ पर वही काम है। सेकंड कूलिंग टरबाइन का भी यहाँ पर वही काम है कि इसके अंदर जो एयर यहाँ से जा रही है वो एक्सपेंड होगी, इसके अंदर एक्सपेंड होगी, इसके अंदर एक्सपेंड होगी तो और टेम्परेचर ड्रॉप होगा। और एक्सपेंड होने के बाद कहाँ पर, जो एयर टू केबिन, जो केबिन को ठंडा करना चाहते हैं उसके अंदर चली जाएगी, तो फिर वहाँ पर ठंडी हवा जाएगी जो हमें ज़रूरत है उसको ठंडा करेगी। इस तरह ये पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। अब यहाँ पर ये डायग्राम बनाना चाहते हैं, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के डायग्राम तो बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 2 एम्बिएंट प्रेशर से 1 से 2 और रैम एयर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का बताया जा रहा है। 1 से 2 हो गया ये। फिर क्या है 2 से 3 मेन कंप्रेसर के अंदर का, 2 से 3 मतलब यहाँ पर जो मेन कंप्रेसर हो गया, यहाँ पर इसके अंदर मतलब 3 हो गया, और 4 मतलब यहाँ बाहर निकला। 4 मतलब यहाँ पर बाहर निकला। आप देख सकते हैं कंप्रेसर के अंदर की ये प्रोसेस है, ये कंप्रेसर के अंदर की ये प्रोसेस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 तक आया, 4 से 5 तक कहाँ है, 4 से कहाँ हो गया 5 कहाँ आया, केबिन प्रेशर। केबिन प्रेशर है, केबिन प्रेशर कौन सा हमारा, यहाँ देख सकते हैं केबिन प्रेशर है, वहाँ तक आया। और 5 से 6 हम देख रहे हैं, 5 से 6 हम देख रहे हैं कहाँ, केबिन प्रेशर के अंदर ही बना हुआ है। तो इस तरह प्रोसेस चलती है। हमें और समझना है तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 2 तक टेम्परेचर बढ़ता है, 1 से 2 तक टेम्परेचर बढ़ता है, 3 से 4 तक भी टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन 1 से 3 तक एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। 3 से 4 तक क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। 3 से 4 तक टेम्परेचर कम होता है, एंट्रोपी घटती है। एंट्रोपी घटती है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर को जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और अपोजिट जाएंगे तो एंट्रोपी कम होगी, नीचे को आएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। जैसे 4 से 5 तक आ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। 5 से 6 तक जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ रही, टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इस तरह साइकिल को हम लोग समझ सकते हैं। अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो जो मास ऑफ एयर होता है, जो मास यूज करते हैं उसका एयर होता है, उसका जो मास होता है वो क्यू होता है। क्यू मतलब हीट है, जो भी रहेगी वो हम यहाँ पर रख देंगे। CP जो फॉर्मूले होते हैं, T6 टेम्परेचर रहेगा, T5 टेम्परेचर रहेगा, ऐसे करके हम इसको निकाल सकते हैं किलोग्राम पर मिनट, अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। तो वैसे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर भी यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ जिससे आपको और एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। ये हो गया M, और फिर M2 जो दूसरी ईयर है यहाँ पर क्योंकि 2 जगह यूज हो रही है, तो हो जाएगा M1, नहीं सॉरी ये हो जाएगा। फिर पावर इसकी जो पावर चाहिए वो पावर कितनी आती है, MACP T3 माइनस T2 बटे 60 ये रहता है, और 1 किलोवाट में पावर रहती है। अब लास्ट फॉर्मूला होता है हमारा COP का, किसका, COP का। COP वही होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होता है, वर्क डन। तो ये हो जाता है 210 Q अपॉन MACP T3 माइनस T2, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। अब यूज कैसे करना है ये तो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तभी बता पाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं, PDF वगैरह उससे नोट्स बना सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही समझ में आ गया इसको कैसे एक्सप्लेन करना है तो उम्मीद है आप ऐसा भी आप अपने मन से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, नंबर बराबर मिलेंगे। थैंक यू।